मोहल्ले में ननद की आई बारात। ये कहानी है शांति निकेतन मोहल्ले की। ये मोहल्ला अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस मोहल्ले में आए दिन किसी न किसी बात पर तू मैं अक्सर हो जाती थी। अरे किस नाश पिटी ने मेरे घर के आगे इस कूड़े को फेंका है। अगर पता चल गया तो मैं उसके बाल पकड़कर मारूंगी। अरे जेठानी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काम हेमा आंटी का ही होगा, क्योंकि अक्सर वही अपने घर के बाहर कूड़े को फेंका करती है और आज उन्होंने हमारे घर के आगे फेंक दिया। ये बात सुनकर तुरंत वहाँ पर हेमा आ जाती है। खबरदार सुमन, अगर तूने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो समझा ले गीता अपनी देवरानी को, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। अगर ना पता हो तो बिना देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया करते। अरे हेमा आंटी, मेरी देवरानी ठीक ही तो कह रही है। आपने ही इस कूड़े को मेरे घर के आगे फेंका होगा, जल कुकड़ी कहीं की। अरे गीता, तू भी नीम की बोली बोलने लगी। बिना देखे समझे और तू मुझे जल कुकड़ी कह रही है। तू जल कुकड़ी, तेरा खानदान जल कुकड़ा। तभी इस लड़ाई का हिस्सा बनते हुए उनकी पड़ोसन शिखा वहाँ पर आ जाती है। अरे अब कल की ही बात ले लो, मेरे भी घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ था, साथ में काफी पानी भी फैला हुआ था। अब मैं किसका जाकर सर फोड़ूं, किसे चार गालियां दूं? अरे शिखा, कहीं तू मेरे पर तो उंगली नहीं कस रही है? देख, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। अरे नहीं, मैं बिना देखे या किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाया करती। हाँ फिर ठीक है, लेकिन अभी हेमा, गीता और सुमन की बहसबाजी हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमन और गीता की ननद मुस्कान आ जाती है और उन सभी से कहती है, अरे आप सभी रुक जाइए। इस तरीके से तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। रही बात इस कचरे की, तो मैं उठाकर फेंक देती हूँ। आप लोग इस छोटी सी बात पर आपस में क्यों लड़ रही है? इतना कहकर मुस्कान उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है, जिसके बाद हेमा कहती है, मुस्कान बेटा, तेरी बोली तो बिल्कुल जैसे कोयल की बोली हो। सुनते ही कितना सुकून सा मिल जाता है, मुंह पर जैसे मुस्कान सी आ जाती है, ठीक तेरे नाम की तरह। लेकिन जरा तू अपनी दोनों भाभियों को भी समझाया कर। हाँ सही कहा हेमा जी ने। हाँ ठीक है, अब आप सभी अपने अपने घर जाइए। ऐसा कहकर मुस्कान सभी मोहल्ले वालों को अपने अपने घर भेज देती है और किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म करती है। दरअसल मुस्कान अपने मोहल्ले में एक लौती कुंवारी लड़की बची थी। वो अपने कोमल स्वभाव के कारण सबकी प्रिय और लाडली थी। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन मोहल्ले की सभी औरतें पानी के लिए टोटी के पास लड़ाई कर रही थी, क्योंकि पानी खत्म हो गया था। बस कुछ ही औरतें पानी भर पाई थी। सुमन, तुमने भी पानी भर लिया ना? हाँ दीदी, भर लिया। चलिए अब हम चलते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी कुछ औरतें बहसबाजी करने लगती हैं। देख रही हो हेमा बहन शिखा, कैसे यशोदा की बहुएं लड़ झगड़ कर हर बार पानी भर लिया करती हैं और हम सभी हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अरे आप ये क्या कह रही हैं? हमने क्या आपका हाथ पकड़ा था या पैर, जो आप पानी नहीं भर सके? अब जब आपके नसीब में पानी था ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपके हक का पानी ले जा रहे हैं। अरे गीता, तो इतनी भड़क क्यों रही है? आखिर पुष्पा ने गलत ही क्या कहा? सही तो कहा। तुम हर बार लड़ाई झगड़ा करके पानी भर लिया करती हो। तुम सच में बहुत लड़ाकू हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी नंद की भी शादी इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि तुम रिश्तेदारों से भी लड़ाई कर लेती होगी। देखिए हेमा काकी, ये बहुत हो रहा है, आप हद पार मत कीजिए। अरे जाओ अपना काम करो। अगर तुम यहाँ रही तो हमारे बीच सिर्फ लड़ाइयाँ ही होनी है। ऐसा कहकर पुष्पा, यशोदा की दोनों बहुएं और गीता सुमन को वहाँ से अपने घर भेज देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं घर आकर आपस में एक दूसरे से बातें करती है। उस डायन की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में हमारी ननंद की ऐसी बारात आएगी कि ये पड़ोसन देखकर खून के आंसू रोएंगी। अब एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिस जगह लड़ाई झगड़ा होता है असल में प्यार भी वहीं पर होता है। दरअसल उस मोहल्ले में कई दिनों तक पानी नहीं आता और बस गीता और सुमन ने ही अपने घर में अच्छा खासा पानी भर कर रखा था, जबकि सबके घरों में एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी एक बूढ़े काका शिखा से पानी के बारे में पूछते हैं। अरे शिखा बेटी, पानी बेटा, पानी है तो थोड़ा दे देना। अरे काका, मैंने तो खुद ही पानी नहीं भरा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, यहाँ तक कि गलियां भी सूखी पड़ी हुई है। हेमा काकी को भी तो गली की सफाई के लिए भी पानी नहीं मिला।
वहीं खड़ी दोनों भाभियां ये बात सुन रही होती हैं। अरे सब लोगों को बिना पानी की कितनी परेशानियां हो रही हैं। चलो ना, थोड़ा थोड़ा सबको पानी दे दिया जाए। हाँ दीदी, शायद आप सही ही कह रही हैं। वैसे भी हमने पानी तो भर ही लिया है, और जब बाद में पानी आ जाएगा तो और भी भर लेंगे। जब तक इस पानी से हमारे मोहल्ले वालों की प्यास तो बुझेगी, इसका कुछ तो काम निकलेगा। हाँ बिल्कुल सुमन, लड़ाई झगड़ा एक तरफ और परेशानी एक तरफ, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अब वो दोनों बहुएं सभी को थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हैं। उनका ये करुण स्वभाव सभी को पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज उनकी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और उनकी ननद की शादी इस बार तय हो जाती है। वो दोनों मोहल्ले के हर घर में लड्डू बांटती है। ये लीजिए हेमा काकी, शिखा, पुष्पा काकी, लड्डू खाइए। अरे ये लड्डू किस खुशी में? हमारी मुस्कान की शादी तय हो गई है। अब हमारे नंद तुम्हारी भी तो नंद हुई ना, इस नाते तुम्हें भी काम की जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस मोहल्ले की इकलौती कुंवारी लड़की बची है मुस्कान, हम तो खूब धूम मचाएंगे उसकी शादी में। हाँ वैसे भी हम मुस्कान की शादी एक बैंकेट में कराएंगे। माँ जी और हमारे पति उसी सिलसिले में बात करने गए हैं, बस बुक करवा के आ ही रहे होंगे। अरे ये लो, मैं तो बात ही कर रही थी और वो देखो सामने से ही आ रहे हैं सभी। आ गए आप सभी? बैंक्वेट हॉल बुक हो गया ना? नहीं गीता, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस समय शादियों का सीजन है और हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। और शादी के लिए धर्मशाला वैसे ही खाली है, इसलिए हमें मोहल्ले में ही बारात ठहराना होगा। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। मुस्कान को देखकर उसकी माँ यशोदा उनसे कहती है, अरे बेटा, अब तो मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा। शादी में तो बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में हलवाई को न्योता, मोहल्ले की सजावट की तैयारी, ये सब कैसे होगा? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे तुम सब क्यों चिंता करती हो, हम सब है ना हाथ बटाने के लिए। क्यों है माँ काकी? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरे मोहल्ले की साफ सफाई और सजावट की जिम्मेदारी मेरी हुई। और मेरी तरफ से बारातियों के लिए कुर्सी, टेबल, टेंट लाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगी। वैसे भी मैं एक हलवाई की पत्नी हूँ, अपने बेटों के साथ मिलकर खान पान की सारी व्यवस्था कर दूंगी। फिर कुछ दिन बाद शादी से पहले कुछ लोग मोहल्ले की साफ सफाई कर रहे थे, कुछ पूरे मोहल्ले को लाइट और फूलों से सजा रहे थे। लगभग 2 से 3 दिन में पूरा मोहल्ला चमक जाता है और अब किसी बैंकेट हॉल से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही पुष्पा कुछ हलवाइयों के साथ मिलकर मिठाइयाँ बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं मुस्कान की मेहंदी की रस्में होती है, जहाँ शिखा और सुमन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, इसलिए मुस्कान को मेहंदी वही लगाती है। तभी वहाँ पर गीता उनके लिए फ्रूट कट करके लाती है। ये लो शिखा, थोड़े से फ्रूट्स खा लो। वैसे भी तुम दोनों कब से मेहंदी लगाने बैठी हो, थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, अभी ये हाथ थोड़ा बाकी है। ठीक है, फिर तुम मेहंदी लगाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये फ्रूट्स खिला देती हूँ। वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, सच में इस मोहल्ले की बात ही निराली है। कुछ दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के खून पीने की उतारू थी, लेकिन आज देखो इनके बीच में कैसे प्यार उमड़ रहा है। यही तो इस मोहल्ले की खासियत है, पल में लड़ाई तो पल में प्यार हो जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी काम करो। ऐसे ही हंसी ठिठोली के साथ मेहंदी की रस्म पूरी होती है और अगली सुबह मुस्कान को हल्दी लगाकर रस्म को पूरा किया जाता है। अब बारात वाले दिन पूरे मोहल्ले की औरतें सज संवर कर अपने हाथों में फूलों की थाली लेकर और सभी मर्द हाथों में फूलों की माला लिए बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। पता नहीं ये लड़के वाले कब आएंगे, मेरी तो आंखें थक गई बारात की राह देखते देखते। मोहल्ले के सभी लोग बारात की तैयारी कर रहे थे, तभी नाचते गाते हुए बारात आ जाती है। फिर मुस्कान की भाभियां उन्हें स्टेज पर लेकर आती हैं। स्टेज पर जयमाला की रस्म होती है, सभी मोहल्ले वाले उन पर फूलों की बारिश करते हैं। उसके बाद मोहल्ले के पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। इस तरह से हंसी ठिठोली के साथ मुस्कान की विदाई के वक्त सभी मोहल्ले वालों की आंखों में से खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो सभी मिलकर खुशी खुशी मुस्कान को विदा करते हैं। शादी के बाद यशोदा और उसके पूरे परिवार वाले मोहल्ले वालों के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हैं और मोहल्ले वाले भी मुस्कान की शादी में अपना पूर्ण सहयोग देकर एक अच्छे पड़ोसी होने का परिचय देते हैं। ठंड में देवरानी जेठानी का पत्तों का ससुराल। अरे बड़ी बहू, जरा जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। अगर हम लेट पहुँचे तो सेठ हमारी पगार भी काट लेगा। हाँ हाँ माँ जी,
बस थोड़े से काम थे, वही निपटा रही थी। चलिए अब वरना लेट हो जाएंगी। अरे अरे माँ जी, जेठानी जी, आप अपना खाना ले जाना तो भूल ही रही हैं। हाँ बहू, दे दे जल्दी से। और हाँ, जरा तू अपना खास ध्यान रखा कर। हमारे जाने के बाद तुझे घर का कोई भी काम नहीं करना। हाँ कुसुम, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, और वैसे भी अब ठंड की शुरुआत हो गई है। वैसे ही बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तुम घर में ही रहकर अपना और गुड्डी का ध्यान रखना। जी। ऐसा कहकर कुसुम और नीलम अपने काम पर चली जाती हैं। दरअसल ये कहानी है यशोदा की, जो अपने 2 बहू नीलम और कुसुम और पोती गुड्डी के साथ साथ अपने 2 बेटे अशोक और विकास के साथ रहा करती थी। यशोदा के दोनों बेटे शराबी थे और कोई भी काम नहीं करता था, जिस कारण से यशोदा और उसकी बहुओं को ही घर का कार्यभार उठाना पड़ रहा था। बहू, अब हम दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तुझे तो पता ही है कि कुसुम बहू पेट से है और वो हमारे साथ यहाँ काम नहीं कर पाएगी। पहले तो जैसे तैसे हम सब मिलकर घर चला लिया करते थे, लेकिन अब तो भगवान ही जाने आखिर आगे क्या होगा। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? सब अच्छा होगा, आप सब्र रखिए। हाँ बहू, मैं भी ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। सब अच्छा ही होगा माँ जी, बस आप विश्वास रखिए। चलिए, अगर अब हम ज्यादा यहाँ पर खड़े रहे तो सेठ हम पर चिल्लाने लगेंगे। ऐसा कहकर यशोदा और नीलम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो अपनी मजदूरी लेकर घर आ जाती है। वहीं यशोदा के दोनों बेटे ठेके पर शराब पी रहे होते हैं। अरे छोटे, जरा एक पैक बना देना यार, मजा नहीं आया इसमें। हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ ना। अरे भैया, शराब तो खत्म हो गई भैया, अब हम क्या करें? अरे छोटे, करना क्या है यार, जाना पास में ही तो ठेका है, जाकर एक पौवा उठा लिया। भैया, ठेके वाला बिना पैसे के हमें शराब की एक बूंद भी नहीं देगा। वैसे भी हमारे ऊपर ठेके वाले का बहुत उधार है। अच्छा, ऐसा क्या? तो चल फिर घर से कुछ लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते जाते एक दूसरे से कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। कैसा गम भैया? छोटे, जब याद आएगी तो बता दूंगा किस गम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। ऐसे ही दोनों भाई बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं, जहां यशोदा अपने दोनों बहुओं के साथ होती है। आ गए मेरे दोनों निकम्मे बेटे। हाँ निकम्मे, मतलब हम अगर निकम्मे तो लाओ फिर पैसे दो हमें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपको घर की कोई चिंता है भी या नहीं? नहीं है। चल पैसे मुझे दे दे, मुझे दारू लेने जाना है। हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, अब तू मुझे पागल बनाएगी? तू क्या घर से बाहर अपनी ऐसी तैसी करवानी जाती है? चुप कर तू। और विकास, तुझे भी शर्म नहीं है? तेरी पत्नी पेट से है और तू है कि शराब में डूबा हुआ है। हाँ, नहीं है शर्म मुझे। लाओ, हमें पैसे दे दो। नहीं, हमारे पास कोई पैसे वैसे। आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है? हमने 4 महीने से इस घर का किराया तक नहीं दिया और आप लोग हो कि उल्टा हमसे ही शराब पीने के पैसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ, मांग रहे हैं, सीधे तरह से दे देती हो, नहीं तो हम खुद लेने आ जाएंगे। विकास और अशोक के लाख बार बार कहने पर भी कोई पैसा नहीं देता है। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी नीलम के हाथों से जबरदस्ती आज के कमाए हुए पैसे छीन लेता है और अपने भाई विकास के साथ ठेके की ओर जाने लगता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि मेरे बेटे ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी शादी कराई। ये सब मेरी ही गलती है। माँ जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ माँ जी, किस्मत को शायद यही मंजूर था। यशोदा और नीलम तो बस यही सोच रही थी कि अब उनके साथ इससे भी बुरा और क्या ही होगा। इतनी ठंड में तन ढकने के लिए ना तो अच्छा कपड़ा था
और ना ही उनकी देखरेख करने के लिए उनके पति, लेकिन शायद समय इनको इससे भी बदतर समय दिखाने वाला था। अरे ओ यशोदा, चल जल्दी से घर खाली कर, हैं? बहुत हो गया, तूने पिछले 3-4 महीने से किराया नहीं दिया है। अब मैं ये घर बंसी को दे रहा हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। लाला जी, हम पर रहम खाइए। हम इतनी सर्द भरी रात में कहाँ जाएंगे? इस बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची, और ऊपर से मेरी बहू भी गर्भवती है। कुछ तो रहम दिखाइए लाला जी। अरे मैंने तुम जैसे गरीबों को पालने का कोई ठेका थोड़ी न लिया है, हैं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। ऐसा कहकर लाला यशोदा के पूरे परिवार को घर से बाहर कर देता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं? माँ जी, कुसुम पेट से है और यहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण ठंड सीधा कुसुम के पेट पर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या पता आगे हमें कोई समाधान मिल जाए। शायद तो सही कह रही है बहू। इसके बाद यशोदा, कुसुम, नीलम और 8 साल की गुड्डी वहां से आगे की ओर जाने लगते हैं। वो चलते चलते काफी आगे आ जाते हैं और उन्हें एक सीवर की पाइप दिखाई देता है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, हमें आज की रात इसी पाइप के अंदर बितानी होगी, क्योंकि इतनी रात में इससे बेहतर विकल्प हमें शायद नहीं मिल सकता। हाँ बहू, शायद तो सही कह रही है। इसके बाद पूरा परिवार उस पाइप के अंदर चला जाता है। खैर, रात बिताने के लिए तो उन्हें एक आश्रय मिल गया था, लेकिन वो इस ठंड का क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ, दादी, मुझे बहुत डर लग रही है। हाँ माँ, मुझसे भी ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कितनी लाचार हूँ। मेरे 2 बेटों के होते हुए भी मैं अपने परिवार को ऐसे रोड पर लेकर पड़ी हुई हूँ। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हम जब यहाँ आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कुछ सूखे पत्ते देखे थे। सूखे पत्तों में बहुत ही गर्माहट होती है। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम बाहर से उन पत्तों को उठाकर ले आती है और अपनी सास, देवरानी और बच्चों पर डाल देती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम तो हो जाती है। ऐसे ही अब सुबह हो जाती है। बहू, हमने कल की रात तो जैसे तैसे काट ली, लेकिन आगे का क्या? अब हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई सहारा। हाँ माँ जी, मैं भी बस यही सोच रही थी। तभी बीच में कुसुम बोल पड़ती है, माँ जी, दीदी, क्यों ना हम पत्तों और लकड़ियों से एक घर को तैयार करें? क्योंकि जब आपने रात में हमें पत्तों को हम पर उड़ाया था तो हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। हाँ कुसुम बहू, कह तो तू सही रही है। ठंड तो नहीं लगी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से घर बनाए हैं, उसी का हुनर हम इस्तेमाल करेंगे। पर कैसे बहू, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे माँ जी, इसे बनाने में कोई पैसे नहीं लगने वाले, बस लगेगा तो हमारा दिमाग। देखिए, मैं जंगल से जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और आप और गुड्डी मिलकर सूखे पत्तों को इकट्ठा कीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। दीदी, मैं भी मदद करवाना चाहती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करोगी, तुम्हें कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है। और वैसे भी तुमने हमें ये आइडिया देकर अपना काम कर चुकी हो। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसके बाद नीलम जंगल में से लकड़ियां लेने चली जाती है और वहीं यशोदा और गुड्डी सूखे पत्ते जंगल में से इकट्ठा करके एक जगह पर रखती हैं। नीलम जंगल से लाए हुए लकड़ियों को और सूखे पत्तों से घर बनाना शुरू कर देती है। नीलम, यशोदा और गुड्डी अपने पत्तों का घर बनाकर तैयार कर देती है। उनका घर बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था। अरे वाह बहू, तूने ये कर दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये पत्तों का घर बनाया है। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। अरे वाह, कितनी गर्माहट है यहाँ। और चाची, यहाँ तो आपको और छोटे बाबू को भी ठंड नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल गुड्डी। ऐसे ही समय बीतता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यशोदा की बहू के द्वारा बनाए गए ठंड में पत्तों का घर लोगों में जोरों शोरों से प्रचलित हो रहा था।
लोग दूर दूर से उनके घर को देखने के लिए आते हैं। एक रोज एक अधिकारी उनके घर आता है। देखिए, आपका ये बनाया हुआ यूनिक कॉन्सेप्ट हमें बहुत पसंद आया। क्या आप ये हमारे लिए बना सकती हैं? हम इसे कई ठंडे टूरिस्ट प्लेसेस पर लगाना चाहते हैं। अगर आप हमारा ये काम करती हैं तो हम आपको एक पत्तों के घर के बदले 50,000 रुपए देंगे। जी जी, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, ये लीजिए। पहले घर को बनाने के लिए 30,000 एडवांस, बाकी का घर बनने के बाद मैं आपको दे दूंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर अधिकारी वहां से चला जाता है और ऐसे ही यशोदा की दोनों बहुएं और गुड्डी मिलजुल कर पत्तों का घर तैयार करने लगती है और उनकी जिंदगी भी अब सही रास्ते पर आ जाती है। ससुराल में 5 बहुओं का स्वागत। लता के 5 बेटे थे। वो अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न या कहें कि 36 गुणों वाली बहुएं ढूंढ रही थी और इसलिए उसने आज तक अपने बेटों की शादी नहीं की थी। इस बात पर उसका पति श्याम उससे कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम अपने बेटों की शादी कब कराओगी? उनकी शादी करने की उम्र निकल जाएगी तब, या फिर उन्हें कुंवारा ही मारने का सोच रही हो? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़कियां ही तो देख रही हूँ। अब इसमें नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? लता, जैसी तुम बहुएं ढूंढ रही हो वो बहुएं सतयुग के समय नहीं मिलती है। अरे 36 गुणों वाली आज के दौर में, ये कलयुग का दौर है, कहाँ से मिलेगी? अरे लड़कियां, औरतें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निटी की ओर भाग रही हैं। इस कलयुग के समय में तुम्हें इतनी संस्कारी बहुएं मिलना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। वैसे भी मैं कल पंडित जी के घर जाऊंगी। उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि उनके नजरों में एक परिवार है जो मेरे 5 बेटों के लायक है। अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर जाओ। भगवान करे इस बार तुम्हारे मन मुताबिक लड़कियां मिल जाए। हाँ हाँ, ठीक है। इस तरह से लता अपने पति की बातों पर मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है और अगले दिन वो अपने बेटों के रिश्तों की बात करने के लिए पंडित जी के घर जाती है। आइए आइए लता जी, कैसे आना हुआ आपका? अरे पंडित जी, मैंने वो जो अपने बेटों की शादी की बात बताई थी, मैं उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। अच्छा, हाँ मुझे याद आया, आपके बेटों के लिए एक अच्छे परिवार मेरी नजर में है। जरा पहले उनसे 5 लड़कियों की बात कर ली जाए। ये देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए। ये 5 लड़कियाँ बहनें हैं? जी हाँ, बड़ी बेटी नीलम, फिर आरती, फिर नैना, फिर राधा और सबसे छोटी राधिका। ये 5 बहनें हैं, लेकिन बस एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? जरा मुझे साफ साफ बताइए। समस्या ये है कि ये 5 ही बहनें गरीब हैं और उनके माता पिता दहेज में आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। अरे पंडित जी, हमें दहेज चाहिए भी नहीं। मुझे तो अपने 5 बेटों के लिए अच्छी और सुशील लड़कियां ही चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जी फिर ठीक है, मैं लड़की वालों के घर पर जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। आप बेफिक्र रहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपके 5 बेटों की शादी समझ लो हो गई। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है। उसके बाद पंडित लता के 5 बेटों का रिश्ता लेकर उन 5 लड़कियों के घर जाते हैं और शादी के प्रस्ताव रखते हैं। लड़की वालों को ये रिश्ता मंजूर होता है और कुछ हफ्तों में लता के 5 बेटों की शादी हो जाती है और जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनके घर में भीषण आग लग चुकी होती है। हे मारा राम जी, ये हमारे घर में आग कैसे लग गई? अभी तो हम कुछ घंटे पहले ही बारात लेकर गए थे, तब तक तो सब ठीक था। ये अचानक से ये दृश्य हमें कैसे देखने को मिल रहा है? ये सब कैसे हुआ? अरे लता बहन, पता नहीं कैसे तुम्हारे घर में गैस ब्लास्ट हो गया और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहुएं ही अपशगुनी है, अपशगुनी। देख मैत्रा, तू हमारी पड़ोसन है, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ। अगर तूने मेरी बहुओं के खिलाफ एक शब्द भी और अपने जुबान से निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। चली जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जा रही हूँ। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर मैंत्रा वहां से चली जाती है। लता, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने उस मैंत्रा को बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन अब हमें
यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएंगे हम, सब कुछ तो राख में खाक हो गया। तभी वहां पर लता की बड़ी बहू नीलम कहती है, माँ जी, हारे को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बहू। माँ जी, यहाँ से जंगल कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं। हाँ लता, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। जैसा आप सभी को सही लगे। इसके बाद लता का पूरा परिवार जंगल की ओर जाने लगता है। वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को हार नहीं मानने देते। कुछ समय चलने के बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। लो बहू, हम सब जंगल में तो आ गए, अब बताओ क्या करना है। माँ जी, अब आप यहाँ पर बैठकर आराम कीजिए। यहाँ से आगे का काम आप अपनी पांचों बहू और बेटों पर छोड़ दीजिए। माँ जी, मैं नयन और राधा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हैं। मैं और नीलम दीदी थोड़े से मिट्टी को भी इकट्ठे करके लेकर आते हैं। लेकिन बहू, इससे तुम करने क्या वाली हो? माँ, हम इन सब की मदद से अपना घर बनाएंगी और इसी में हम सभी अपना गुजारा करेंगे। सच में मेरी बहुएं तो साक्षात देवी माँ का स्वरूप है। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। रुको, इसमें हम पांचों भाई भी तुम्हारी मदद करवाते हैं। इसके बाद लता के पांचों बेटे और बहू मिलकर जंगल से लकड़ियां, मिट्टी और कुछ घास फूस को इकट्ठा करके लाते हैं और कुछ घंटे की मेहनत और परिश्रम के बाद पांचों बहुओं का गरीब ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। देखा ना आपने श्याम जी, मेरी बहुएं हैं ना 36 गुणों वाली। हाँ लता, मान गया मैं तुम्हारी चॉइस को। तुमने सच में लाखों में एक बहू लेकर आई हो अपने बेटों के लिए। रुको बहू, तुम्हारा अभी गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया। इस मिट्टी के घर में मैं तुम्हारा अच्छे से तो गृह प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जो है मेरे पास उससे तो कर सकती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद लता अपने पांचों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और उस मिट्टी के घर में जैसे तैसे समय गुजारते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, पिताजी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, यहाँ गैस चूल्हा कहाँ से आया और तुमने ये चाय कैसे बनाई? माँ जी, हमने यहाँ लकड़ियों की सहायता से आग जलाई और मिट्टी के घड़े से काली चाय बनाई। यहाँ हर चीज प्राकृतिक तौर पर हमें मिल ही जाता है। अगर आपको भूख लगी हो तो हमने आपके लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। तभी वहाँ पर नयन आ जाती है। माँ जी, अगर आपको नहाना हो तो आप यहाँ से सीधे पास के झरने में चली जाइएगा, वहाँ आपको बिल्कुल बहता हुआ ताज़ा पानी मिल जाएगा। अपनी बहुओं को ऐसी जुगाड़पंती और जमीन से जुड़े संस्कृति, अच्छे स्वभाव के कारण लता अपनी बहुओं से कहती है, मैं सच में धन्य हो गई तुम जैसी बहुओं को पाकर। नहीं तो आज जिस परिस्थिति में हम हैं, इस परिस्थिति में तो आजकल की मॉडर्न लड़की अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है, लेकिन तुम फिर भी इस परिस्थिति में हमारे साथ डट कर खड़ी हो। हाँ, सही कहा तुमने लता। इस तरह लता और श्याम अपनी बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकता। ऐसे ही समय गुजरता है और इस मुश्किल परिस्थिति में पूरा परिवार मिलजुल कर हर समस्या का डट कर सामना करता है। किसी के भूख प्यास को एक दूसरे की चिंता होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लता के पांचों बेटे एक साथ आ जाते हैं। माँ, पिताजी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ, हमारा घर जो जल गया था ना, उसका हमने पहले ही बीमा करवाया था। हमें उसका बीमा कंपनी से क्लेम भी मिल गया है। फिर क्या कहा बीमा कंपनी वालों ने? पिताजी, माँ, बीमा कंपनी वालों ने अच्छे तरीके से छानबीन की और जब उन्हें पता चला कि ये बिना हमारी गलती के कारण से जला है, तो उन्होंने पूरे घर की रकम वापस कर दी है। ये रहा चेक। यानी अब हम वापस से अपना नया घर बना सकते हैं? हाँ माँ, हाँ। बेटा, ये सब तेरी 5 बहू के कारण ही संभव हो पाया है। जितने भी दिन यहाँ बीते, उसमें से एक भी दिन हमारे लिए बुरा नहीं गया और ये सब तेरी 5 बहुओं के कारण ही हो पाया है। चलो, अब जल्दी से नया घर बनवाओ। जी माँ। इसके बाद लता के पांचों बेटे मिलजुल कर अपना फिर से एक नया घर बनाते हैं और कुछ महीनों बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ लता अपनी 5 बहुओं का फिर से गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। मैं पहले तुम्हारा गृह प्रवेश सही प्रकार से नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं पूरे विधि विधान से तुम्हारा गृह प्रवेश कर रही हूँ।
इसके बाद पांचों बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम भी धन्य हैं आप जैसी सास को पाकर। हाँ माँ जी, आज के जमाने में आप जैसी सास कहीं नहीं है। हाँ, जब समाज हमें अपशगुनी कह रहा था, तब आपने ही हमें बताया कि हम अपशगुनी नहीं हैं। जी माँ जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, हम पांचों बहन ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करेंगी कि हर जन्म में आप ही हमारी सास बने। ठीक है, अब इतना भावुक होने की भी जरूरत नहीं है। और इस तरह से लता का परिवार हमेशा एक साथ हंसता खेलता खुशहाल रहता है। सुमेरगढ़ गांव में चंद्रमुखी अपने पिता के साथ रहती थी। चंद्रमुखी बस नाम की ही चंद्रमुखी थी। दिखने में वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत यानी बहुत ही काली थी। चंद्रमुखी अब शादी के लायक हो गई थी और उसके पिता महेश अब काफी ज्यादा बीमार रहने लग गए थे। चंद्रमुखी की माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो बचपन से ही घर के सारे काम काज करने लगी थी, जिसके कारण से वो घर के सभी कामों में अच्छी खासी हो गई थी। इतना ही नहीं, चंद्रमुखी बहुत ही अच्छी सिलाई भी करती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन चंद्रमुखी के पिता हरि राम अपने दोस्त महेश राम को बुलाकर कहते हैं, महेश, मेरा दोस्त, तुझे तो मेरी स्थिति के बारे में पता ही है। तू मेरे पे एक एहसान करेगा। मेरे मित्र, एहसान जैसा कैसे बोलता है तू? मुझे आदेश दे भाई, जैसा बोलेगा वैसा करूंगा हम। तू हमारा दोस्त है। मेरे मित्र, मेरे सखा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, मगर तू तो मेरी बच्ची के बारे में जानता ही है। बिन माँ के पली बढ़ी है, फिर भी उसमें सारे गुण हैं, बस रंग जरा सा सांवला है। और हरिराम, ऐ तू कैसा बात कर रहा है? तेरी बेटी तो मेरी ही घर की बहू बनेगी, मेरा यही तुझसे वादा है। और रही बात रंग की, तो हम सभी को बनाने वाला ऊपर वाले जो भगवान है, वो हमें जैसा स्वरूप दिया है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे चंद्रमुखी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से पंडित जी से बात करके चंद्रमुखी को अपने घर की बहू बनाने नहीं बल्कि बेटी बनाकर लेके आऊंगा। ये कहकर महेश वहां से चला जाता है और अपने घर के बाहर अपनी पत्नी ममता को ये सारी बातें बताता है। अजी, चंद्रमुखी तो बहुत बदसूरत है। पूरे गांव में उसके बदसूरती के चर्चे हैं। कहते हैं कि कोई उसकी शक्ल देख ले तो सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। और आपने अपने इकलौते बेटे की उससे शादी करवाने की सोच ली। देखो ममता, ऐ बात पर कोई बहस नहीं चाहता हूँ हम। अब तो जो मैंने कह दिया है वही बोल दिया है, ठीक है? आज चंद्रमुखी जो है हमारे घर का ही बहू बनेगी। ये कहकर हरिराम पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाता है और अपने बेटे आदित्य की शादी उससे करवा के अपने घर ले आता है। लेकिन ना तो आदित्य चंद्रमुखी को अपनी पत्नी मानने को तैयार था और ना ही ममता चंद्रमुखी को अपनी बहू। चंद्रमुखी अपने ससुराल में सारे काम करती थी, यहाँ तक कि वो अपने मायके भी जाकर अपने पिता की देखभाल करती थी। लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों पर उसकी बदसूरती भारी पड़ रही थी। ससुराल में महेश के अलावा कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मोहल्ले की औरतें भी चंद्रमुखी की बदसूरती को लेकर उसकी सास ममता को ताने मारती थी। अरे ममता, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली अपने आदित्य के लिए? चंद्रमुखी तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म के पाप है तुम्हारे, जो तुम्हें इस जन्म में इतनी बदसूरत बहू मिली है। एक हमारी बहू है, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी खूबसूरत। घर में अगर बिजली भी चली जाए तो अंधेरा नहीं होता। औरतों के ताने सुन सुनकर ममता और भी ज्यादा चंद्रमुखी के साथ बुरा व्यवहार करती है। बदसूरत होने के कारण ससुराल में चंद्रमुखी की मुंह दिखाई भी नहीं हुई थी। देख चंद्रमुखी बहू, तुझे हर वक्त घूंघट में ही रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई तेरी बदसूरत शक्ल देख ले। बेचारी चंद्रमुखी को हमेशा से ही लंबे घूंघट में रहना पड़ता था। ससुराल में चंद्रमुखी की हैसियत नौकरानी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी चंद्रमुखी उफ तक नहीं करती थी। वही चंद्रमुखी में एक बहुत ही अच्छी खूबी थी कि वो काम काज करने में काफी फुर्तीली थी। वो बहुत ही जल्दी घर के सारे काम को निपटा दिया करती थी। माँ जी, घर के सारे काम तो हो गए, अब मैं क्या करूँ? अब क्या करेगी? मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास मत आया कर।
अपनी सास की बुरी बुरी बातें सुनकर चंद्रमुखी वहां से रोते हुए जाने लगती है कि तभी ममता उससे कहती है, कहाँ जा रही है? अब अगर शक्ल दिखा ही दी है तो जरा मेरे पैरों को दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चंद्रमुखी बिना कुछ बोले ममता के पैर दबाने लगती है। वो ममता और आदित्य की खूब सेवा करती है, लेकिन फिर भी इन सब से उसको कोई फायदा नहीं होता। चंद्रमुखी की बदसूरती अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। एक दिन महेश के घर पर उसके बड़े भाई के यहाँ से शादी का न्योता आता है। ममता, कल बड़े भैया की बेटी की शादी है, वहाँ तो आप शादी में हमको बुलाया है, तो हमको जो है सुबह सुबह वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे फिर ये बात पहले बतानी थी ना। अब मैं कौन सी साड़ी पहनकर वहां जाऊंगी? मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो शाम होने वाली है, थोड़ी देर में बाजार की दुकान भी बंद हो जाएगी। ममता शादी में जाने के लिए अपनी सभी साड़ियों को अलमारी से निकाल कर देखती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये बनारसी साड़ी पहनकर मैं चली जाती हूँ। ये एकदम नई है, इसे मैं अभी तक किसी भी शादी में नहीं पहना। लेकिन इसका ब्लाउज तो अभी तक सिला नहीं है, और कल ही मुझे शादी में भी जाना है। इतनी जल्दी मुझे ब्लाउज सिलकर कौन देगा? ममता अभी अपने आप से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर चंद्रमुखी आ जाती है और ममता की बातें सुन लेती है। चंद्रमुखी बहुत ही अच्छा सिलाई किया करती थी। वो ममता से बोलती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लाउज 1 घंटे में ही सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे रहने दे, बढ़िया ही ब्लाउज सिलने वाली। तुझसे ना हो पाएगा, तू तो मेरे ब्लाउज को भी अपनी शक्ल जैसी बना देगी। नहीं माँ जी, आप मेरा यकीन मानिए, 1 घंटे में ये ब्लाउज सिलकर आपको दे दूंगी। मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है, मैं बहुत अच्छे ब्लाउज सिलकर आपको दे दूंगी। शादी से पहले अपने और पिताजी के कपड़े मैं ही सिला करती थी। इस तरह चंद्रमुखी के बार बार कहने पर ममता ने अपना ब्लाउज सिलने के लिए उसे दे दिया। चंद्रमुखी ने सच में 1 घंटे में उस ब्लाउज को बहुत अच्छे से डिजाइन के साथ सिलकर तैयार कर दिया था। माँ जी, ये लीजिए आपका ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया। ममता उस ब्लाउज को देखकर काफी हैरान रह जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो सच में ही कमाल कर दिया। तूने वाकई में काफी सुंदर डिजाइन के साथ इस ब्लाउज को बनाया है। अगले दिन सभी घर के सदस्य शादी में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण से वो चंद्रमुखी को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। बेचारी चंद्रमुखी अकेले घर में रहती है। ओहो, अब मैं क्या करूं? सभी लोग तो शादी में चले गए और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अब मैं सारा दिन क्या करूंगी? तभी चंद्रमुखी को याद आता है कि उसके मायके से आया हुआ एक लहंगे का कपड़ा है। क्यों ना आज मैं उस लहंगे को सिलकर अपने लिए एक लहंगा तैयार कर लूं। इससे मेरे लिए एक नई ड्रेस भी मिल जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। चंद्रमुखी अपने बक्से से एक बहुत ही साधारण सा लहंगे का कपड़ा निकालती है और अपनी सिलाई मशीन पर उस लहंगे को सिलने लगती है। चंद्रमुखी हर काम बहुत फुर्ती से करती थी, इसलिए उसने अपने लहंगे को भी बहुत ही फुर्ती से सिलकर तैयार कर दिया था। बस कुछ ही घंटों में उसका साधारण सा लहंगा सिलकर तैयार था। लेकिन चंद्रमुखी ने उस लहंगे की डिजाइन को इतना खूबसूरत बनाया था कि वो तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर चंद्रमुखी बहुत खुश हो जाती है। ये लहंगा कितना सुंदर बन गया है, क्यों ना मैं इसे पहनकर ट्राई करूं? चंद्रमुखी ने उस लहंगे को पहना और जब वो आईने के सामने गई तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आईने में उसकी शक्ल किसी परी जैसी लग रही थी। वो देखकर चंद्रमुखी अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या? आने में ना जाने कौन है? क्या ये सच में मैं ही हूँ? लेकिन मैं तो इतनी बदसूरत थी, तो फिर इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हूँ? ये कहकर चंद्रमुखी उस लहंगे को उतार देती है और साधारण से कपड़े पहनकर फिर से अपने आईने के सामने आती है, जिसके बाद वो देखती है कि अभी भी वो पहले की तरह बदसूरत है। चंद्रमुखी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो बार बार अपनी उस लहंगे को पहनती है और जब वो आईने के सामने आती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाती है। और जब वो उस लहंगे को उतार कर साधारण कपड़े पहनती है तो देखती है कि आईने के सामने वो बहुत ही बदसूरत दिखाई दे रही है। ये कैसा चमत्कार है? कहीं ये सब इस लहंगे का जादू तो नहीं है? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, हाँ चंद्रमुखी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसलिए मुझे पहनने के बाद तुम काफी खूबसूरत दिखाई देती हो। ये लहंगे का कपड़ा स्वर्ग लोक में रहने वाली रानी अपनी प्रिय दासी के लिए इससे एक लहंगा बनवाने वाली थी, लेकिन तभी इस लहंगे का कपड़ा उसके हाथ से छूटकर धरती लोक पर चला गया और वो तुम्हें मिला। अच्छा, तो ये बात है। हे जादुई लहंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने साधारण कपड़े में ही खूबसूरत दिखूं? क्योंकि अब मैं हर समय ये लहंगा पहनकर तो नहीं रह सकती ना। हाँ चंद्रमुखी,
मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूँ और ऐसा हो भी सकता है। तुम्हें बस इस लहंगे को सबकी नजर से बचा कर रखना होगा। किसी को भी इस जादुई लहंगे का राज पता नहीं चलना चाहिए। और रोज तुम सुबह उठकर सबसे पहले इस लहंगे को देखना। इस लहंगे को देखने भर से तुम दिन भर खूबसूरत दिखाई दोगी, लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन तुमने इस लहंगे को नहीं देखा उस दिन तुम पहले की तरह बदसूरत दिखने लगोगी। ठीक है जादुई लहंगा, मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रमुखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसने उस जादुई लहंगे को छुपाकर एक संदूक में रख दिया, और जब शादी से उसके ससुराल वाले वापस लौट कर आए तो चंद्रमुखी ने उनके लिए दरवाजा खोला। उसे देखकर उसके ससुराल वालों को ऐसा लगा कि कोई अप्सरा स्वर्ग लोक से उतर कर आ गई है। जिस पर चंद्रमुखी की सास ममता बोलती है, तुम कौन हो? हम तो अपने घर में हमारी बहू चंद्रमुखी को छोड़कर गए थे। माँ जी, मैं ही आपकी बहू चंद्रमुखी हूँ। चंद्रमुखी को देखकर आदित्य और महेश भी चौंक जाते हैं। अरे तुम चंद्रमुखी कैसे हो सकती हो? चंद्रमुखी तो बहुत ही बदसूरत और काली है, और तुम तो स्वर्गलोक से आई हुई बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? सच में आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं ही चंद्रमुखी हूँ। मैं अब पहले की तरह बदसूरत नहीं रही, मेरा रंग बदल चुका है। ये सब कैसे हुआ है, ये सब मुझे नहीं पता। चंद्रमुखी ने किसी को भी अपनी जादुई लहंगे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जो भी हो, चंद्रमुखी के ससुराल वाले ये देखकर काफी खुश थे कि उनकी बहू बदसूरत नहीं बल्कि काफी खूबसूरत हो गई है। तभी ममता कहती है, ठीक है बहू, अगर तू सच में चंद्रमुखी है तो अब से तुझे घूंघट में अपने चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू आजाद है। ये बात सुनकर चंद्रमुखी काफी खुश होती है, और ऐसे ही वो रोजाना उठकर सबसे पहले उस लहंगे को देखती है और अपने बदसूरत शक्ल को खूबसूरत चेहरे में बदल लेती है। और इसी तरह से उसकी जिंदगी अब खुशहालियों के साथ बीतती है। माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप बस उठकर खा लीजिएगा। और हाँ, जो कल दवा खत्म हो गई थी ना, वो भी मैं लेते हुए आऊंगा, उसे भी खा लीजिएगा आप। अरे मेरे बेटे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मेरी उम्र हो चली है, तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत किया कर। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने इस दुनिया को देख लिया है, लेकिन तू कम से कम अपना ख्याल रख। माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तेरी बातें समझ रही हूँ। तू मेरी बीमारी में पहले से ही इस घर को गिरवी रख चुका है। अब तो और मेरे लिए कितना करेगा। तो बस यही डर सताता रहता है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। मैं तो बस दिन रात भगवान से यही विनती करती रहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए कोई योग्य लड़की मिल जाए, इसके बाद मैं सुकून से मर सकती हूँ। माँ, आप ये मरने मुरने की बात मत किया कीजिए प्लीज यार, अच्छा नहीं लगता है मुझे। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, और वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो आपको लंबे समय तक जीना है। आपको अपने पोते पोती को भी तो खिलाना है। हाँ हाँ मेरे बेटे, अब तू जा। अगर तू लाला के खेत पर देरी से पहुँचा तो वो तेरी दिहाड़ी में से पैसे काट लेगा। जी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर रामू खेत पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है। दरअसल रामू और लक्ष्मी ही एक दूसरे के सहारे थे। रामू के पिता की मौत बहुत ही पहले हो गई थी, जिस कारण से रामू की माँ जैसे तैसे करके अपने बेटे को पालती है, और जब रामू बड़ा हो जाता है तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। लेकिन समय के साथ लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी, और उसी के साथ उसे अब कई सारी बीमारियों ने भी घेर लिया था। इसी के इलाज में रामू दिन रात कमाता रहता है, लेकिन फिर भी वो इसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी अपने ही घर को उस गांव के लाला के पास गिरवी रखना पड़ता है। अरे ओ रमुआ, आज तो खेतों में आने में बड़ी देरी लगा दी है? क्या बात है, तेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ लाला जी, माँ तो ठीक है। अच्छी बात है। वैसे तूने 3 महीने से ना ही मुझे मूलधन दिया है और ना ही ब्याज दिया है। क्या चाहता है तू देख ले भाई, मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ कि अगर तूने कुछ महीनों में मेरा दिया हुआ कर्जा वापस नहीं किया तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मत कहियो मेरे से कि मेरे में इंसानियत नहीं है। लाला जी, आपसे कोई बात छुपी तो नहीं है ना? आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं आपके ही खेत में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और जैसे तैसे करके रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका कर्जा जल्दी से जल्दी चुका दूं,
बस आप मुझे थोड़ी दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका धीरे धीरे सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बस 2 से 3 महीनों का ही वक्त दे सकता हूँ। इससे ज्यादा वक्त की उम्मीद मत करना मुझसे। ठीक है लाला जी। ऐसा कहकर वो लाला वहां से चला जाता है और रामू फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और लक्ष्मी अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे अपने बेटे की शादी करवा देती है। मेरा बहू, आज से ये तेरा घर है। इसी घर में हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना है। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मीरा, मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला है और मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना प्लीज। मतलब मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। रामू जी, आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है, और भला माँ की देखरेख करने में कैसी हिचकिचाहट। अब आप बेफिक्र रहिए, आज से माँ जी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा कहकर मीरा अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। मीरा ने अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था, लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो कुछ न कुछ गलत तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे ही अब 3 महीने बीत चुके थे और लाला रामू के घर पर एक दिन आ जाता है। अरे ओ रामू, अरे कहाँ है? तूने तो कहा था कि तू मेरे पैसे वापस कर देगा। देख, अब 3 महीने हो चुके हैं और इससे ज्यादा तू समय मुझसे मांगना नहीं। लाला जी, आप मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए प्लीज। नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है और मैं तुझसे ये बात पहले भी बता चुका था, लेकिन शायद तू मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तुझे और समय नहीं दे पाऊंगा भाई। तभी बीच में लक्ष्मी बोल पड़ती है। लाला जी, आप हमारे इस गरीबी पर तरस खाइए। अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है। अभी हम अपनी नई बहू को लेकर भला कहाँ भटकेंगे। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तुमने शादी मेरे से पूछ कर की थी क्या? है? देखो, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला हूँ। चुपचाप से मेरे इस घर को खाली कर दो। आज से ये घर मेरा हुआ। भोला, राजू, निकाल फेंको इनको और इनके सामान को इस घर के अंदर से। लाला के इस तरह कहने पर इसके दोनों नौकर लक्ष्मी के घर का सामान बाहर निकालकर फेंकने लगते हैं और उस पर ताला लगाकर वहां से चले जाते हैं। माँ जी, रामू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास मात्र एक यही घर तो था। ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। मैं तुझे पहले ही कहती थी कि तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत कर। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई सारे रास्ते खोलता भी तो है ना। हाँ माँ जी, रामू जी ठीक कह रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस समय का खेल है। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े किसी भी समस्या का निवारण नहीं होने वाला। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार वहाँ से आगे जाने लगता है। वो काफी समय तक लगातार चलते और भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। वो चलते चलते जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। रामू जी, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम काफी लंबे समय से चलते जा रहे हैं और माँ जी की भी ऊपर से तबीयत खराब है। उन्हें थोड़ा सा आराम करने दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम सभी अभी बस इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि तभी मीरा का ध्यान पेड़ पर लगे एक घोंसले पर जाता है, जहाँ एक सांप उस पेड़ में लगे घोंसले के अंदर रखे हुए अंडों को खाने जा रहा होता है। ये देखकर मीरा पास में रखे हुए डंडे को उठाती है और सांप की ओर फेंक कर मारती है, जिससे सांप डर कर वहाँ से भाग जाता है। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख धन्यवाद। अभी हम अपने घर से बेघर हुए थे और मैं अब किसी और का घर ऐसे उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। मीरा ने अभी इतना कहा ही था कि उसे एक आवाज आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा। तुमने मेरे घर, मेरे परिवार को उजड़ने से बचाया है। कौन कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? रामू जी, माँ जी, क्या आपको भी कोई आवाज सुनाई दी? हाँ बहू। हाँ मीरा, किसी ने तो बोला। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अलावा जंगल में कोई और भी है। अब कौन है? जरा सामने तो आओ। मैं हूँ रामू। ऐसा कहते ही उनकी नजर एक चिड़िया पर जाती है। क्या तुम बोल रही हो?
हाँ मीरा, मैं ही बोल रही थी। दरअसल मैं एक जादुई बोलने वाली चिड़िया हूँ। जब मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा ही रही थी कि तभी उस सांप ने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की, जिससे तुमने उन्हें बचाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मीरा तुम्हारा बड़प्पन है। वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। तुम बहुत ही परेशानी में हो, शायद तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं है। हाँ चिड़िया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भला कैसे मदद कर सकती हो? शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं अपनी शक्तियों से आप सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती हूँ, जिसमें आप सभी बड़े आराम से रह पाएंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने जादू से उन सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती है, जिसे देखकर मीरा का परिवार काफी खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या का निवारण किया है। नहीं नहीं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। तुमने भी बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, तो उसके बदले में ये करना मेरा परम कर्तव्य था। जी चिड़िया जी। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार उस पेड़ पर बने घोंसले के घर में रहने लगता है, जहाँ रामू उनसे कहता है, मैंने कहा था ना माँ मीरा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हम गरीबों के लिए कई सारे रास्ते खोल भी देता है। देखिए, ये सब ऊपर वाले की ही मेहरबानी है हमारे ऊपर। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता था। इस तरह मीरा का ससुराल पेड़ के बने घोंसले में रहने लगता है। वहीं रामू अभी भी अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करता है और अपनी माँ और पत्नी का ख्याल रखता है, और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेघा के बाल बहुत ही लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल भी करती थी। मायके में तो वो अपने लंबे बालों को लेकर बहुत ही खुश खुश रहा करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ये लंबे काले बाल कभी उसके ससुराल में लड़ाई और कलेश और आपसी मतभेद का कारण भी बन सकती है। मेघा अक्सर अपने घर के बाहर बैठकर अपने बालों में अच्छे से तेल लगाकर चुटिया बना रही होती है कि तभी वहां पर चुटिया बनाकर वो खड़ी होती है तो उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं, जिसे देखकर मेघा बहुत खुश हो रही थी। वो अपने बालों पर इतराती इतराती पूरे गांव में घूम उसकी लंबी चुटिया के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। औरतें मेघा से उसके लंबे बालों का राज पूछती है। मेघा, तेरे बाल इतने लंबे कैसे हैं? आखिर तू क्या लगाती है? चाची, इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है। मैं इनमें नारियल का तेल लगाती हूँ, यहाँ तक कि इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ। कभी भी केमिकल वाले शैम्पू नहीं लगाती। अच्छा, तभी तेरे बाल इतने सुंदर और लंबे हैं। मेघा को अपने लंबे बालों पर बहुत ज्यादा नाज था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उन्हें मेघा के लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लड़के की माँ शकुंतला ने उनसे कहा, लड़की के बाल तो बहुत लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की के इतने लंबे बाल नहीं देखे हैं। हमें मेघा बहुत पसंद है। वैसे भी एक बहू मेरे घर ऐसी तो आ ही गई है, जैसे बिना छत का घर। खैर छोड़ो अब इन बातों को। मेघा के बालों की तारीफ के बाद मेघा की माँ शकुंतला उनसे कहती है, बहन जी, मेरी बेटी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। फिर तो और भी अच्छा है बहन जी। जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा करेगी तो वो अपने सास ससुर की भी तो सेवा जरूर करेगी। अब भला ये भी कोई कहने की बात है बहन जी। तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह मेघा की शादी शकुंतला के बेटे अमित से तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और मेघा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ शकुंतला लंबे बालों वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, अंदर आजा। अब से यही तेरा घर है। जी माँ जी। जा बहू, तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। प्रिया बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। वैसे भी आज शाम को मेघा बहू की मुंह दिखाई है, जिसे जितना आराम करना है अभी कर लो। जी माँ जी।
इसके बाद प्रिया अपनी देवरानी मेघा को उसका कमरा दिखाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अब शाम को सभी मेहमान मेघा की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, जहाँ शकुंतला की पड़ोसन मेघा को देखकर कहती है, अरे वाह शकुंतला, तेरी नई बहू के बाल कितने सुंदर है, लेकिन मुझे डर है कहीं इन बालों को लेकर दोनों बहू में महाभारत न हो जाए। मतलब कि एक तरफ तुम्हारी छोटी बहू कितने सुंदर और लंबे बालों वाली है और वहीं तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ये देखकर दोनों बहू में कहीं युद्ध ना हो जाए। उन औरतों की बातें सुनकर शकुंतला को भी इस बात का भय सताने लगता है। तो वहीं पर मेघा को अपनी जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर काफी हैरानी होती है। माँ जी, क्या ये बात सच है कि मेरी जेठानी गंजी है? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है। उसने तेरी शादी में अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, यहाँ तक कि जब वो तुझे तेरे कमरे तक छोड़ने भी आई थी तब भी उसके सर पर घूंघट था। तभी मेघा की जेठानी प्रिया वहाँ पर आ जाती है और वो पूरी तरह से गंजी थी। प्रिया ने उन सब की बातें सुन ली और फिर उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मेरी देवरानी के इतने लंबे बालों को देखकर सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ सभी मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हैं तो वहीं मेरी देवरानी की तारीफों की पुल बांधी जा रही है। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाए, लेकिन आज इस डायन के आने के बाद मुझे इन सब के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। जिसके बाद गुस्से में प्रिया अपनी देवरानी की ओर देखती है और फिर अपने कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही मुंह दिखाई का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और अब बारी आती है मेघा और अमित की सुहाग रात की। मेघा जी, वाकई में आपके बाल तो बहुत ही सुंदर और लंबे हैं यार। मुझे आप मिली, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अमित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा जीवन साथी पाना भी मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। खैर छोड़िए, अब ये बातें तो होती रहेंगी। ये देखिए कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अरे वाह, गजरा। हाँ गजरा, इसे लगाने के बाद आपके बालों की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो अमित जी, इसे आप खुद ही अपने हाथों से लगा दीजिए ना। इसके बाद अमित मेघा के बालों में फूलों का गजरा लगाता है और इसी तरह से वो दोनों प्यार भरी बातें करते हुए अपने जीवन की पहली रात बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर मेघा की जेठानी प्रिया गुस्से में अपने पति से बोलती है, हेमंत जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? मैंने देवर जी को देखा था कि वो अपनी पत्नी के लिए मनमोहन गजरा लेकर आए हैं और आप हो कि कभी मेरे लिए गजरा तक नहीं लेकर आए। प्रिया, तुम ये पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो? अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस टकले के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकते ही नहीं है तो क्या फायदा फिर लगाने का उन्हें? अरे अच्छा मजाक कर लेते हो यार। चलो अब चुपचाप सो जाओ। हेमंत ने अपनी शादी से आज तक कभी भी अपनी पत्नी प्रिया का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के आते ही अब वो भी उसका मजाक उड़ाने लगा था, जिस कारण से अब प्रिया भी अपनी देवरानी से और ज्यादा खिंची खिंची सी रहने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मनमुटाव भी होने लगता है, जिस कारण से शकुंतला ने वक्त रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपर वाले हिस्से में और जेठानी घर के निचले वाले हिस्से में रहने लगी थी। एक रोज की बात है, शकुंतला मंदिर जाने के लिए अपने दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओहो बहुओं, अब आ भी जाओ। अब कितना समय लगाओगी मंदिर जाना है? किसी शादी में नहीं जो इतना सजने संवरने में टाइम लगा रही हो। वो माँ जी, मेरे इतने लंबे बाल है ना, तो इन्हें संवारने में थोड़ा। अरे मेघा बहू, मैं तेरे को तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, तू रहने दे। मैं जानती हूँ तुझे तो वक्त लगेगा ही, लेकिन इस नाश पीटी गंजी को इतनी देर क्यों लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई? तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करानी चाहिए थी। छोड़ो, अब चलो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी और उनकी सास पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। वो पूजा करके वापस आ रही होती है कि वहाँ पर कुछ लड़ाकू मेघा और प्रिया को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे शीला, जरा उस टकली औरत को तो देख, क्या अंडे की तरह बिल्कुल चमक रही है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। वही तुम शकुंतला आंटी की छोटी बहू को तो देखो, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी माँ स्वर्ग से धरती पर पधारी हो। अरे हाँ, सही कहा तुमने। चलो ना, चलकर मेघा भाभी के साथ फोटो खींचकर इंस्टा पर अपलोड करें, इससे हमें लाइक और फॉलोवर्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों सहेलियां मेघा के पास जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं और उसके बालों की तारीफ करती हैं। वहीं प्रिया उन दोनों सहेलियों की बातें और इस तरीके से फोटो खींचते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है
अपनी देवरानी के कारण अपना अपमान होने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो निश्चय कर लेती है कि वो अपने अपमान का बदला जरूर अपनी देवरानी से लेगी। उस दिन वो अपने घर आकर अपनी देवरानी के बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी अपने सारे काम से अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक जाता है। अरे ये क्या, मेरे ये बाल आपस में चिपक कैसे गए? माँ जी, माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पर आती है। माँ जी, ये देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी। रुकिए, मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू 5 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। शकुंतला रसोई में जाती है और फ्रिज में से थोड़ा बर्फ लेकर आती है और मेघा के बालों में लगाकर उस च्युइंगम को उसे आसानी से छुड़ा देती है। यार, इस चालाक बुढ़िया ने तो मेरा पूरा ही प्लान चौपट कर दिया। कोई बात नहीं, ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा सही। अगले दिन जब मेघा धूप में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती है कि तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में जाती है और उसके कमरे में रखे हुए नारियल के तेल को हेयर रिमूवल लिक्विड में बदल देती है। उन दोनों के बॉटल्स बिल्कुल सेम होते हैं। जब मेघा उस तेल को अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी ज्यादा बाल झड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे हैं? मैंने कोई डुप्लीकेट तेल तो मार्केट से नहीं उठा लिया? तभी वहाँ पर अमित आ जाता है। हाँ मेघा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई मिलावटी तेल आ गया हो। एक काम करो, तुम इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए कल ना एक नया तेल लेकर आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और मेघा की जेठानी प्रिया हर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है जो मेघा भी यूज करती थी। उसके बावजूद भी मेघा के सर पर बाल नहीं आते थे। अपने गंजेपन से वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर वो ये फैसला करती है कि अब वो कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल खराब हो जाए और उससे अपने बाल कटवाने पड़े। और फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपने बाल धोकर बालकनी से नीचे की ओर सुखा रही होती है तो उसकी गंजी जेठानी के माइंड में एक आइडिया आता है। अब आज मेरी देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। प्रिया किचन से तुरंत माचिस की डिब्बी लेकर आती है और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों में माचिस लगा देती है, जिसके कारण से वो धीरे धीरे मेघा के बालों में बड़ी तेजी से आग फैल जाता है और उसके बाल जलने लगते हैं। तभी वहाँ पर शकुंतला आ जाती है। मेघा बहू, जरा खुद को संभाल। अच्छे से जानती हूँ मैं, और मैंने सब कुछ देख भी लिया। ये सब तूने जानबूझकर किया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? देख, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सच तो ये है कि तू अपनी देवरानी के लंबे बालों से जलती है, और ये बात मेघा को भी बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी और तेल को भी तूने ही बदला था। हमें हेमंत ने सब कुछ बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो और मैं क्या करती? जब से ये आई है तब से आप सभी इसके बालों की ही तारीफ करते रहते हो और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्रिया ये कहते हुए रोने लगती है कि तभी मेघा उसे गले से लगा लेती है और वहीं पर खड़े घर वालों को भी अपने किए पर पछतावा होता है। वहीं अगले दिन मेघा अपनी जेठानी के लिए हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब प्रिया के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। बाहर दिन रात बर्फीली तेज हवाएं चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। वहीं सुमित्रा का परिवार अभी जैसे तैसे गरीबी में किराए के घर में जीवन यापन कर रहा था। सुमित्रा अपने पति भोला, बड़े बेटे राम, छोटे बेटे श्याम और बहू नीलम और 7 साल की पोती पिंकी के साथ रहा करती थी। शंभू और उसका बड़ा बेटा दिहाड़ी मजदूर का काम करके 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम किया करते थे। वहीं अब श्याम की भी कॉलेज की परीक्षा खत्म होने को आई थी। सुनिए जी, 2 महीने हो गए हैं, लाल जी को अभी तक हमने इस घर का किराया भी नहीं दिया। आज ही उनके घर से 2 नौकर आए थे, धमकी देकर गए हैं कि अगर हमने कुछ दिनों में उनका सारा किराया चुकता नहीं किया तो वो हमें घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। अरे भाग्यवान, क्या करूं? इतनी कड़ाकी की ठंड पड़ रही है कि काम मिलना ही मुश्किल सा हो गया है। ले देकर पूरे दिन में हम बाप बेटे ने मिलकर
ये 150 रुपया कमाया है, अगर हम ये भी दे देंगे तो खाएंगे क्या? माँ आप चिंता क्यों कर रही हैं? श्याम है ना, बस श्याम की कॉलेज की परीक्षा पूरी हो जाए, मेरा भाई इतना काबिल तो है ही कि कोई भी कंपनी उसे हंसते हंसते नौकरी दे देगी। जी माँ और पिताजी, अब आप टेंशन इतना मत लीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरा। हाँ फिर चाचू, आप हमारे लिए एक नया कंबल ला दीजिएगा, रात को बहुत ठंड लगती है। अच्छा पिंकी बेटा, अपने चाचा से फरमाइशों की लिस्ट पूरी हो गई हो तो आकर खाना खा लो, और आप सभी भी खाना खा लीजिए। जिसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाता है और एक ही कंबल में जैसे तैसे एडजस्ट करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। श्याम, श्याम मेरी बात तो सुनो। हेमा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं ठहरा गरीब घर का लड़का और तुम ठहरी महलों की राजकुमारी। तुम मेरे साथ जीवन यापन नहीं कर पाओगी, प्लीज भूल जाओ मुझे। अगर तुमने एक और बार भूलने को कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें आज ये बताने आई थी कि कल मैंने डैड से अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और आज डैड ने मुझे देखने के लिए एक अमीर घर के लड़के को बुलाया है। और मैं अब घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझे खुद से मार दो, या फिर तुम मुझे अपने साथ शादी करके ले चलो। हेमा प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर बस अब परवर कुछ नहीं, हम आज ही भागकर मंदिर से शादी कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर क्या था, हेमा के बार बार बोलने और अपने प्यार पर भरोसा करके श्याम और हेमा एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद श्याम हेमा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पूरा परिवार कुछ और ही मुसीबत से जूझ रहा था। लाला जी, इस भयंकर ठंड में आप हम पर तरस खाइए जरा, हमें बस 1 महीने का और वक्त दे दीजिए, आपका जैसे तैसे करके सारा किराया चुकता कर दूंगा। बस यही बकवास पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारे बातों में नहीं आना है, निकल जाओ यहाँ से और घर खाली करो। वो लाला एक एक करके उनके घरों के गिने चुने एक आध सामान जो थे उन्हें बाहर फेंक रहा था, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर हमने क्या पाप किए थे जो तू हमें इतनी जिल्लत दे रहा है? अभी सुमित्रा रोते हुए सब कह ही रही होती है कि उसकी नजर श्याम और हेमा पर पड़ती है। श्याम, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ ये हेमा है, आपकी छोटी बहू। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। हे मेरे राम जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? सुमित्रा के इतना कहने पर श्याम अपने परिवार की सारी बातें और सारी परिस्थितियों के बारे में उसे बताता है। जिसके बाद हेमा की जेठानी नीलम कहती है, माँ जी, ये सब नियति का खेल है, इसमें हेमा का कोई दोष नहीं है। हमारे ही कर्म इतने खराब है जिसमें अब हेमा भी पिसेगी। जेठानी जी, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि अब श्याम जी और आप सभी जहाँ रहेंगे वहीं पर मैं भी रह लूंगी। अरे पागल, रहने की ही तो दिक्कत है। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा तुम हेमा बहू पर क्यों निकाल रही हो? अब भगवान ने हमारे ऊपर से छत छीना है तो छत का जुगाड़ भी वही करेंगे। चलो यहाँ से, यहाँ खड़े खड़े कोई समाधान नहीं निकलने वाला। जिसके बाद सुमित्रा का पूरा परिवार ठंड में ठिठुरते हुए वहां से आगे जाने लगता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। हाँ बहू, ठंड तो मेरे इस बूढ़े शरीर को भी लग रही है। ये शरीर अब इससे ज्यादा ठंड की मार नहीं झेल पाएगा। पिंकी बेटा, माँ जी, आप सभी ऐसे हिम्मत मत हारिए, रुकिए, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाने का प्रबंध करती हूँ। चलिए दीदी, मैं आपकी इसमें मदद करती हूँ। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी दूर पर एक जंगल दिखाई देता है, जहाँ पर सारी सूखी लकड़ियाँ उन्हें मिल जाती हैं। देवरानी जी, ये देखिए, यहाँ कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। चलो इन्हें लेकर चलते हैं, इससे आग जलाकर थोड़ा ठंड तो कम होगा हमारा। जी दीदी। अभी हेमा ने ये कहा ही था कि उसकी नजर एक प्यारे से खरगोश पर पड़ती है, जो कूदते कूदते अपने बिल की ओर जा रहा था। नीलम दीदी, वो देखिए, कितना प्यारा खरगोश है यहाँ। हाँ, सही कह रही हो तुम,
वैसे तो ये जंगल काफी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ फल भी लेकर चलते हैं। हाँ वो तो ठीक है दीदी, पर मुझे एक जुगाड़ सूझ रहा है, क्या मैं आपसे साझा करूं? हाँ क्यों नहीं हेमा, बताओ। दीदी इस खरगोश को देखकर मुझे इससे ये जुगाड़ आया कि क्यों ना हम भी जमीन के नीचे अपना घर बनाए, ठीक उसी तरह जहाँ पहाड़ी इलाकों में होता है। वहाँ के लोग बर्फ की बनी हुई इग्लू एवं जमीन के नीचे अपना रहन बसेरा करते हैं ताकि वो इस ठंड से बच सके। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें। अरे वाह, मेरी देवरानी तो काफी समझदार निकली। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, सभी घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। जी। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने परिवार के पास जाती हैं और वहां जाकर सबसे पहले आग जलाती हैं और नीलम अपनी देवरानी के बताए हुए जुगाड़ के बारे में बताती है। अरे वाह हेमा, तुमने तो 1 मिनट में हमारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। वो तो ठीक है, पर हम ये करेंगे कैसे? माँ जी, अगर हम सब साथ में मिलकर ये काम करें तो इसे हम जल्दी ही बना लेंगे। तो ठीक है, जमीन खोदने के लिए गैंती, कुदाली इत्यादि लेकर आता हूँ। इसके बाद भोला और राम मिलकर कुछ गैंती और कुदालियों का बंदोबस्त करते हैं और फिर सभी परिवार वाले मिलजुल कर जमीन में गड्ढा करने लगते हैं। कई घंटे के परिश्रम के बाद वो जमीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। बहू, हमने जमीन के अंदर घर तो बना लिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तो ऊपर से भी ज्यादा जमीन के नीचे ज्यादा ठंडा है? वो माँ जी, इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अभी नमी है, जिस कारण यहाँ अभी ठंड का वातावरण ज्यादा है। इसे गर्म एवं अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ न कुछ और जुगाड़ भी करना पड़ेगा। मेरे को तो एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम यहाँ भूसे का इस्तेमाल करें। भूसा वैसे भी काफी गर्म होता है। हम जमीन के चारों ओर भूसे की लेप बना देंगे, जिससे यहाँ गर्माहट हो जाएगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। फिर क्या था, पूरा परिवार मिलजुल कर भूसे का इंतजाम करता है और जमीन के नीचे बने हुए घर के चारों ओर भूसे की लेप लगाकर उसे एक अनुकूलित वातावरण में ढाल लेता है। मेरी दोनों बहू बहुत ही गुणवान है। आज तुम दोनों की वजह से हमें सर छुपाने के लिए एक आश्रय मिल गया, लेकिन हम इस भूस का क्या करें? अब जमीन के अंदर तो हम खाना बना नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ खाना बनाएंगे तो चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अभी हेमा ने इतना कहा ही था कि एक चमचमाती कार से हेमा के पिता ब्रजेश प्रताप वहां पहुंचते हैं और अपनी बेटी को इस परिस्थिति में देखकर वो काफी भावुक हो जाते हैं। मेरी बेटी, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? डैड, आप यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तूने शादी कर ली। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। बेशक मैंने मना कर दिया था, लेकिन तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने तेरी बातों पर बहुत विचार किया और इस निष्कर्ष पर आया कि मैं तेरी शादी श्याम से करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले ही तूने मंदिर में जाकर शादी कर ली। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे ससुराल पहुंचा और वहां से ये पता चला कि तुम्हें उस लाला ने निकाल दिया है। फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नया घर खरीद कर दे सकता हूँ। नहीं डैड, मैं अपने जमीन के ससुराल में भी बहुत खुश हूँ। हाँ समधी जी, आपकी बेटी को हम किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक तोहफा समझकर इसे आप रख लीजिए प्लीज, इनकार मत कीजिएगा इसे। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो इसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। अब बेटी, तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ये कहकर ब्रजेश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब हेमा अपने पिता के द्वारा लाए हुए चीजों को देखती है। उसमें रसोई की सारी सामग्री होती है, जिसे देखकर उसके ससुराल के सभी लोग काफी खुश होते हैं। अरे वाह देवरानी जी, आपके पिताजी ने तो बड़े काम की चीज दी है। जिस चीज की हमें टेंशन थी वो काम अपने आप ही हो गया। हाँ हेमा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ माँ जी, ये तो जमीन के नीचे दहेज में लाया हुआ रसोई हो गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब इस चूल्हे और गैस से धुआं भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद पूरा परिवार इस जमीन के नीचे नई बहू के दहेज में लाए रसोई के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।